देखिए, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व में यानी कि आज से बहुत प्राचीन काल के भारत में मन की बात को जान लेना और उसके भविष्य को बतला देना ये आम चीजें थी। आज से अधिक ऐसे चमत्कार जो है वो पूर्ण भारत में दिखलाई पड़ते थे। और मेरा अनुमान ये है कि देश की आबादी जैसे ही घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विराली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान यानी कि रिसर्च किया। देखिए, इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम ये हुआ कि वो कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कार जो हैं वो असाधारण भले ही हो पर वो सब स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं है भी नहीं। वही ठीक उसी तरह नियमों में बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार और भौतिक दृश्य है। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार का चमत्कार पूर्ण शक्ति देकर के पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रम पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को ही वो राजयोग कहते हैं। सहस्त्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक दैनिक पूजा पाठ का एक अंश बनाया गया है। जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं वो ये है कि ये सब असाधारण शक्तियां मनुष्य के मन में विद्यमान है। ये मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वो जहां कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसकी घनिष्ठता और प्रत्यक्ष संबंध है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने क्या कभी विचार संरचना का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ भी सोचता है वो विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता हो। देखिए, ये संयोगवश नहीं है, वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है। वो व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा उसे ठीक उसी रूप में भी प्राप्त कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वो व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वदा भिन्न है तो इस प्रकार के विचार संरचन क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वो आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है और लहरें तुम्हारी मस्तिष्क में प्रवेश करती है। फिर वहां पर पहुंचकर तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती है। यहाँ पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वो फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संरक्षण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वो बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगी ने ऐसा ही कहा भी है, मन विश्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल है। आपका मन, मेरा मन और दूसरे के छोटे छोटे मन की सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग है। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। देखिए, अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व में प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है उसे छोड़ बाकी बची हुई सारी संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रवाहित करने में लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि, हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर के हम इसे और स्पष्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है, वो विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है, पर्याप्त समय तक आप उससे वार्तालाप भी करते हैं, पर आपके ऊपर वो प्रभाव जमाने में सर्वथा असफल रहता है। वही एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ शब्द बोल पाता है, फिर भी वो आप पर अपना विशेष प्रभाव जमा पाता है। आप में से बहुतों ने ये देखा होगा। इसलिए ये स्पष्ट है कि केवल शब्दों से ही प्रभाव नहीं जमता,
शब्द और विचार दोनों मिलकर एक दूसरों पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का ही काम करते हैं। बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम देता है। देखिए, व्यक्तित्व में ही वो आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। देखिए, हम सभी लोगों के घर में मुखिया होते हैं, पर सभी मुखिया कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति ने हमारी असफलता का कारण है। असफलता में कोई अपना दोष, अपनी कमजोरी स्वीकार ही नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और दूसरे व्यक्ति को या वस्तु को अपनी असफलता के कारण बतलाता है। देखिए, कभी कभी तो भाग्य के माथे सब दोष मढ़ करके छुट्टी ले ली जाती है, पर जो कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हो तो वो स्वयं को अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अपनी व्यवस्था में सफल होता है और क्यों कोई नहीं होता है। तब आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य समाज में बड़े बड़े नेताओं को भी ले ले तो हमें सदा यही ज्ञात होता है कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों और विचारकों को ले देखे तो उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक के सामने रख करके उसका मूल्य आंके तो हमें पता लगेगा कि किस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत कम ही हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वो लेखक हमारे लिए बहुत ही महान ज्ञात नहीं होते, पर हम ये भी जानते हैं कि वो अपने युग में महान थे। किस चीज ने उन्हें इतना महान बनाया था? उन्हें महान बनने का श्रेय न उनके विचारों को है, न उनके ग्रंथों को है और न उनके व्याख्यानों को ही। वो तो कुछ दूसरी वस्तु थी और चली गई। वो था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 उसकी बुद्धि तथा भाषा केवल 1/3 ही काम करते हैं। सच्चा मनुष्य और उसका व्यक्तित्व ही उस वस्तु को जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व की बाहरी आविष्कार मात्र है। देखिए, प्रभावी व्यक्ति कर्म के रूप में प्रकट होगा ही। यही कारण रहते हुए कार्य का आविर्भाव असंभव हो जाता है। हमारी सभी प्रकार के शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार ना हो तो बाहरी रंग चढ़ाने का क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य मनुष्य का विकास ही है। वो व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है या यूं कहे कि दूसरों पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वो तैयार होता है तो जो चाहता है वो कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वो वही कार्य करने लगता है।